ગુજરાતમાં સહકાર સંવાદ કાર્યક્રમમાં અમિત શાહે 3 રાજ્યોની મહિલાઓ સાથે સંવાદ કર્યો। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં આયોજિત સહકાર સંવાદ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના સહકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી મહિલાઓ સાથે સંવાદ સાધ્યો। આ કાર્યક્રમમાં અમિત શાહે મહિલાઓના સહકાર ક્ષેત્રમાં યોગદાનને બિરદાવીને જણાવ્યું કે સહકારી ચળવળ દેશની આર્થિક અને ગ્રામ્ય વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ બની છે। તેમણે ખાસ કરીને ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા મળતા લાભો અને મહિલાઓની આત્મનિર્ભરતા પર ભાર મૂક્યો। આ સંવાદ દરમિયાન અમિત શાહે જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દ્રષ્ટિ મુજબ સહકારથી સમૃદ્ધિના મંત્ર હેઠળ સહકારી ક્ષેત્રે અનેક નવી પહેલો શરૂ કરવામાં આવે છે। તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 4 વર્ષમાં સહકાર મંત્રાલયે 60થી વધુ નવી પહેલો અમલમાં મૂકી છે, જેમાં મહિલાઓ અને યુવાનોના સક્રિય ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની મહિલાઓએ પોતાના અનુભવ શેર કર્યા અને સહકારી મંડળીઓથી મળતા લાભોની ચર્ચા કરી। આ પ્રસંગે અમિત શાહે જણાવ્યું કે સહકારી ક્ષેત્રે પારદર્શિતા, તાલીમ અને નવી ટેકનોલોજી અપનાવવા સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે। તેમણે જણાવ્યું કે દેશના દરેક પંચાયતમાં 2029 સુધીમાં નવી PSCS સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે। તેમણે મહિલાઓને સહકારી ચળવળમાં વધુ સક્રિય થવા અને આત્મનિર્ભર બનવા પ્રોત્સાહિત કર્યા। સહકાર સંવાદ કાર્યક્રમના અંતે અમિત શાહે પોતાના નિવૃત્તિ પછીના જીવન માટે કુદરતી ખેતી અને ભારતીય શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી। તેમણે જણાવ્યું કે સહકારી ક્ષેત્રે મહિલાઓની ભાગીદારી દેશના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે અને સરકાર તેમનું સશક્તિકરણ કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે। मेरे गांव में जब डेयरी नहीं थी तब 3 मकान थे पक्के, और डेयरी आने के बाद 5 साल में मेरे गांव में कच्चे मकान सिर्फ 60 थे, बाकी सारे पक्के हो चुके थे। तो ये मैंने देखा है, जमीन पर देखा है, और अब मंत्रालय में देख रहा हूं तो उसमें भी मालूम है। परंतु आप बिल्कुल बेखौफ होकर, जरा भी डर रखे बगैर बताइए। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी मीरलबेन आशाभाई रबारी, जो कि मकपत विस्तार ऊंट उछेरक मालधारी सहकारी मंडली लिमिटेड से हैं। मैं मीरल रबारी, मैं कच्छ से आई हूँ। कच्छ को सभी सूखी रण प्रदेश की तरह देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि नज़र नज़र में फ़र्क होता है, नज़रिए में भी फ़र्क होता है। जैसे कि पानी का ग्लास है, उसे आधा कोई भरा हुआ देखेगा तो आधा कोई खाली देखेगा। वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कच्छ को कुछ ऐसे नज़रिए से देखा जो और कोई नहीं देख पाया। मैं आज 360 परिवार की आवाज़ बनकर आए हुए, उनके स्थिर होने से हम सभी बाल बच्चों का भी शिक्षण में और सभी जगह बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है हमारी। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उस वजह से कि हम 360 परिवार आज स्थिर होकर स्थायी जीवन जी रहे हैं। और सरहद डेयरी का एक मैं पॉइंट भी बताना चाहूँगी सर। कच्छ के अंदर चार कैमल मिल्क की डेयरियाँ हैं, तो हमारे यहाँ सभी कोड ऑनलाइन होते हैं। तो क्या होता है कि ऊँट तो 12-13 किलोमीटर चलती रहती है, वो कहाँ पर रुकती नहीं है। तो आज वो मांडवी है तो कल वो मुंद्रा में भी होंगी। तो सरहद डेयरी ने क्या किया है, सबके कोड ऑनलाइन किए हैं, तो आज आप यहाँ भी दूध भरा सकते हो और कल वहाँ भी। तो ये पशुपालकों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है, इससे मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और दूसरा सवाल तो नहीं कहूँगी सर, अपनी बात रखना चाहती हूँ कि सर अगर हो सके तो कैमल मिल्क है उसे केमिकल ट्रायल में भेजा जाए और उस पर रिसर्च की जाए। तो वो ऑलरेडी मैंने 4 आयुर्वेदिक कंपनियों को ऊंटनी के दूध की औषधीय गुण जो है और कौन कौन से इसके गुण किस रोग के लिए काम आ सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल रिसर्च चल रहा है। 4 कंपनियों का चल रहा है और उसमें से एक कंपनी ने तो इसको पूरा भी कर लिया है, बाकी 3 का भी समाप्ति की ओर है। उसके बाद देश भर के ऊंट पालन करने वाले क्षेत्र वैसे बहुत कम है, मगर सब जगह से ये मिल्क को कलेक्ट कर कर उसका औषधीय गुण का उपयोग कर कर अनेक गुना रेट कैसे मिल सकता है ऊंट पालन करने वालों को, वो हम एक योजना राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर बनाने हैं। मुझे नागौर से 3 साल पहले किसी का पत्र आया था कि हमारी ऊंट की प्रजातियां लुप्त हो रही। उस वक्त मैंने ये आयुर्वेदिक कंपनियों को कहा था और उन्होंने करा।
अब उनके दूध के औषधीय गुणों का स्टडी कर इसमें से कुछ रोग की सटीक दवाइयां अगर बनती है तो ये ऊंट का दूध का जो रेट है वो अनेक गुना हम बढ़ा सकते हैं। और जब ऊंट पालन और ऊंटनी के दूध का रेट बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में हमें बहुत फायदा होगा। नस्ल संरक्षण के लिए भी राजस्थान सरकार अभी वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से नस्ल का संरक्षण और संवर्धन दोनों हो सकता है इसके लिए भी बात कर रही है।